23 साल के इस करियर के अंदर मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात की स्टिचिंग की है, सूट सिलाई किए हैं। साबिक सदर हैं आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका भी सूट सिलाई कर चुका हूँ। साद रफ़ीक हो गए, अयाज सादिक हो गए। अच्छा खान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि साद रफ़ीक साहब का जो कमीज़ थी उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, उसका तीरा कितना था? साद रफ़ीक की लेंथ के हवाले से आपको बता दूँ, उनकी कमीज़ की जो लेंथ है वो 42 है। बाजू जो है उनका तकरीबन 24.5 है। तीरा जो है उनका 18 है। कॉलर जो है वो 15.5 है। और वाह वाह, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वाकई ही इन्होंने सी हुए हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें याद है। इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब हमारे साथ कोई भी आके खड़ा हो जाए, एक सिंपल मुजस्समा खड़ा कर दें, स्टेचू खड़ा कर दें, हम उसको देख के भी उसका सूट सिलाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको मिलवाना है एक ऐसे शख्स से जिनका ये दावा है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके कपड़े सिलाई किए हुए हैं। ये ना सिर्फ टेलर हैं, टेलरिंग करते करते ये सियासत की तरफ आए। ये जनरल कौंसलर भी रह चुके हैं, अभी ये पीटीआई के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके साथ साथ ये ना सिर्फ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बल्कि यूट्यूब चैनल चलाकर उनको सेल भी करते हैं और इस तरीके से ये माशाल्लाह ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं वहीद खान साहब से और इनसे ये सारी बातें पूछते हैं। सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका ये कहना है या फिर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपने बड़ी बड़ी शख्सियात के कपड़े सिए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस किस शख्सियत के आपने कपड़े सिलाई किए हैं? जी, मैं तकरीबन 23 साल से ये ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, और 23 साल के इस करियर के अंदर मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात की स्टिचिंग की है, सूट सिलाई किए हैं। और उसके अंदर हमारे साबिक सदर हैं आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका भी सूट सिलाई कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, साद रफ़ीक हो गए, अयाज सादिक हो गए, दीगर पोलिटिकल बड़े बड़े लीडरान जो हैं, ख़ास करके जिनका लाहौर से तल्लुक़ है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर काम कर चुका हूँ, यहाँ पे भी, इसके अलावा हट के लाहौर लेवल पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे भी मैं काम कर चुका हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सूट हम सिलाई कर लेते थे, स्टिचिंग कर देते थे, तो फिर वो हमारे पास दोबारा भी आता था। अच्छा खान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि साद रफ़ीक साहब का जो कमीज़ थी उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, उसका तीरा कितना था, तो कुछ याद है या सिर्फ आपने लिखा हुआ होता था उसके मुताबिक आप सिलाई करते थे? लिखा भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब हमारे साथ कोई भी आके खड़ा हो जाए, एक सिंपल मुजस्समा खड़ा कर दें, स्टेचू खड़ा कर दें, हम उसको देख के भी उसका सूट सिलाई कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस हो गया, हम उम्र गुजार दी इस काम के ऊपर। 23 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। और साद रफ़ीक की लेंथ के हवाले से आपको बता दूँ, उनकी कमीज़ की जो लेंथ है वो 42 है, ठीक हो गया। और बाजू जो है उनका तकरीबन 24.5 है। तीरा जो है उनका 18 है, और कॉलर जो है वो 15.5 है। और वाह वाह, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वाकई ही इन्होंने सी हुए हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें याद है। तो अगर मैं सलमान रफ़ीक साहब के बारे में पूछूं कि आपने उनके भी कपड़े सिलाई किए हैं, तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, तीरा ये वो कितना था? सलमान रफ़ीक का भी तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। सलमान रफ़ीक साहब थोड़े से, उनका चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है साद रफ़ीक की निस्बत रहा, तो उनका जो कॉलर का साइज़ है वो तकरीबन 16.5 है, और लेंथ जो तकरीबन उनकी भी 42 ही है। और इसके अलावा तकरीबन काफ़ी बाकी साइज़ जो है वो सेम ही है। तो मुझे ये बताएं कि आप टेलरिंग करते करते या फिर सियासतदानों के कपड़े सीते सीते खुद सियासत में आ गए, ये कैसे ख्याल आया? नई सियासत में आने का ये है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी तंजीम बनी थी, अंजुमन ताजरा जो बाज़ारों की होती हैं, तो वो हमने बनाई थी। उसका जनरल सेक्रेटरी में मुंतब हुआ, उसके बाद मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। तो इलाके के लोगों के मसले मसाइल होते थे, मैं देखता था कि लोग परेशान होते थे, यार किसी की लाइट चली जाती है, किसी का सेवरेज बंद हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो फिर वो परेशान होते थे, उनकी दाद रसी कोई नहीं करता था। तो फिर वो मैं उनको देख के ना उनके दुख को समझता था। फिर इसी तरीके से फिर मैं सोशल वर्क कर रहा था, लोगों के मसाइल हल कराता, कभी वापडा के दफ्तर, कभी वासा के, कभी किसी भी जगह पे कोई भी इशू होता था वहाँ पे जाता था, लोगों के मसले मसाइल हल करवाता था। तो ये शौक़ था मुझे।
और उसके बाद ये शौक़ जो है मेरी मजबूरी भी बन गया, मेरे साथ साथ मेरे जो इलाके के लोग हैं उनकी भी मजबूरी बन गया, क्योंकि वो मुझे आगे लाना चाहते थे। उनको नज़र आ रहा था कि एक बंदा कुछ भी नहीं है, ना ये काउंसलर है ना चेयरमैन है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ये काम करवा रहा है, करवाने की सकत रखता है, तो हम इसको क्यों ना किसी पोस्ट के ऊपर सपोर्ट करें। तो फिर मैंने जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा फर्स्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग मेरे मद्दे मुकाबल थे। मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर किसी जगह पे ऐसा नहीं होगा कि 7 लोग आमने सामने होंगे, 1 to 1 मुकाबला होता था। मेरे मुकाबले पे 7 लोग थे और मैंने 7 को शिकस्त दी। और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसाइल भी हल कर रहा हूँ। लोगों के कोई भी इशू होता है, थाने में किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है, वहाँ पे जाना होता है, वो भी चले जाते हैं। कोई भी काम होता है तो ये सोशल वर्क के साथ साथ फिर सियासत में आ गए, तो आज भी सियासत में मौजूद हैं। आप जो जनरल काउंसलर बने वो कौन सी सियासी जमात की तरफ से मुंतखब हुए थे? सियासत स्टार्ट जब मैंने की थी उस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, और मैंने जो इलेक्शन लड़ा था वो भी PMLN के टिकट पे लड़ा था, शेर के निशान पे। मुझे आप ये बताएंगे, जब आप जनरल काउंसलर बन गए उसके बाद आप ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को या फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को फ्री कपड़े सी के दिया करते थे या फिर पैसे लेते थे? नहीं, जब ये सियासत में आ गया तो सियासत में आने के बाद जो है ना फिर मेरी तवज्जो थोड़ी सी कम हो गई इस तरफ, क्योंकि फिर साथ में कुछ और लड़के वगैरह काम करते थे, मैं सारे मामला नहीं देख सकता। फिर मैं सियासत में ही होता था, ज़्यादातर मैं लोगों के मामला ही हल करवाता था, तो फिर इस तरफ फिर मैं नहीं करता था। फिर मेरे साथ जो मेरे कारीगर वगैरह होते हैं वो काम करते थे, और बाकी जो फ्री वाला काम है वो फ्री वाला काम हम नहीं करते। फ्री वाला काम हाँ करते हैं उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए करते हैं कि जिसके पास वसाइल नहीं है, जो हकदार है, जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, जो मजबूरी से जो है वो कपड़ा ख़रीद सकता है, उसके पास सिलाई के पैसे नहीं होते, तो हम उसको ख़ास डिस्काउंट भी करते हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हकदार थे जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको मैं फ्री भी सिलाई करके दे चुका हूँ। अच्छा खान साहब, मुझे आप ये बताएं कि उसके बाद अब नून लीग की ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है आपके अंदर ये जुनून भी था कि मैंने सियासत में रहना है, तो फिर आपने कोई और जमात अपने लिए मुंतखब की या फिर वो काम छोड़ दिया? नहीं, वो बेसिकली मामला है कि अगर मैं PMLN का हिस्सा था, उसके बाद 2018 का जो जनरल इलेक्शन आया, उस इलेक्शन से पहले मैंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इमरान खान साहब जो उस वक़्त वादा करते थे, दावे करते थे तब्दीली के, कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा। सबसे बड़ी बात इमरान खान की जो मुझे पसंद थी, वो कहते थे कि ये मैं पुलिस कल्चर को बदलूँगा, गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, गरीबों के लिए आवाज़ उठाऊँगा, महंगाई कम करूँगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनके वो खान साहब की जो मैं स्पीचेस सुनता था, तकरीरें सुनता था, तो इस वजह से मैं इमरान खान को लाइक करता था, और इसी वजह से फिर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ अपनी यूनियन काउंसिल का, और इंशाल्लाह आने वाले बलदियाती इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही उनकी तरफ से इलेक्शन इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करूँगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारा जो पुलिस का कल्चर है वो पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप थानों में जाएँ, आपको आगे मुहज़्ज़िब लोग मिलेंगे, आपको आगे पढ़े लिखे ऑफिसर्स मिलेंगे जिन्हें देख के वाकई ही लगता है कि आप थाने में नहीं बल्कि आप अपने घर में आए हैं। तो यही हम लोग चाहते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमको अब मिल भी रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं अपने लीडर खान साहब के साथ कि ऐसे ही वो हमारे मुल्क में मज़ीद तब्दीलियाँ भी लेकर आएँ। आप सियासतदान, पहले टेलर फिर सियासतदान, उसके बाद आप यूट्यूबर बने। कितने यूट्यूब चैनल हैं आपके? जी, इस वक्त जो है 3 यूट्यूब चैनल मैंने बनाए, 3 नहीं बल्कि 4, और उससे एक जो है वो मैं ख़ुद चला रहा हूँ लाहौर प्लस TV के नाम से, वो ख़ुद मैं उसके ऊपर होता हूँ, मौजूद होता हूँ। और बाकी जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल मैंने बना के सेल भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है। रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं कि 8 दिन के अंदर मैंने नया चैनल बना के मोनेटाइज करवा के मैंने सेल किया। एक चैनल आप कितने पैसों में सेल कर लेते हैं? चैनल के मुख्तलिफ फॉलोवर्स के हिसाब से होता है। अगर किसी के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो एक मैं आपको बता दूं कि 5000 फॉलोवर वाला चैनल जो है वो मैंने 35,000 का सेल किया। सिर्फ 8 दिन उसके ऊपर काम किया था, और 8 दिन के बाद वो मैंने 35,000 का सेल किया। और एक चैनल था मेरे पास 8,000 फॉलोवर वाला, वो मैंने 50,000 का सेल किया। हाँ, मुझे ये बताएं कि आप सियासत से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, टेलरिंग से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, या फिर यूट्यूब से? यूट्यूब से पैसा ज़्यादा कमा रहा हूँ। और तकरीबन आप जो वैसे मुस्कुराए हैं ना, इससे लग रहा है कि आप वाकई ही पैसे कमा रहे हैं।
नहीं बिल्कुल ये हकीकत है कि तकरीबन मेरा फ़र्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब पे आया था ना, तो मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था वो आई थिंक कि 2 या 3 जनवरी 2021 को हुआ था। साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया। और उसके बाद से जो है पेमेंट मुझे आ रही है। लेकिन ये है कि मैंने जो है 6-7 महीने पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की, अनथक मेहनत की। और उसके बाद फ़र्स्ट टाइम जो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जो मेरे महीने के डॉलर बने थे वो सिर्फ $18 थे। तो जब $18 बनते हैं तो वो आपको मिलते नहीं हैं, क्योंकि $100 होगा तो आपको मिलेगा। पहले मंथ मेरे इतने बने थे, लेकिन उसके बाद आज तक तकरीबन 11-12 महीने हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने जो है 100 से ज़्यादा डॉलर मेरे बनते हैं, 200-300। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफ़ा मेरे $481 जो है वो एक महीने के बने थे। वो तकरीबन 82 या 83,000 बनते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की बदौलत ही है। और आज भी ये हकीकत है कि यूट्यूब के पे जो है ना वो पैसा ज़्यादा है। खान साहब, हमारे नौजवान बड़ा रोना रोते हैं कि बेरोज़गारी है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? देखिए जी, मैं भी अपने लीडर की तरह इमरान खान साहब की तरफ से एक चीज़ तो कहूँगा कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आप देखें मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको नज़र आ रही होगी। मैं यकीन माने कि आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक मेरे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बीच में ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन, आपको पता है बाज़ार बंद कर दिए जाते थे, मार्केटें सब कुछ, कारोबार थे नहीं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग कहाँ से कपड़े सिलाई कराते, ये चीज़ें थी। तो फिर इस वजह से फिर थोड़ा सा था। लेकिन मैं उस वक़्त शुरू के अंदर थोड़ा सा मैं घबराया था, लेकिन बाद में फिर अचानक से मेरे जहन के अंदर आइडिया आया। फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाया और वो चैनल मैंने को 5-6 महीने मेहनत की, उसके बाद उसको मोनेटाइज करवाया, वहाँ से फिर मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो ये कहने का ये मकसद है कि घबराना आपने नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते ये मैसेज दे दें अपना। मैसेज मैं ये दूंगा, अपनी नौजवान जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कौम है, यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैसेज दूंगा कि आप लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करें, यूट्यूब के ऊपर आएँ। वहाँ पे आप लोग, आपकी कामयाबी के 100% चांसेस हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। उससे ये है कि अगर आपके वालिदैन के पास पैसा नहीं है, माली हालात ठीक नहीं है, तो आप उसके ज़रिए इनकम कमा सकते हैं। उसके ज़रिए आप तालीम, अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी अदा कर सकते हैं, अकेडमीज़ में भी जा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, आपका भी टाइम कीमती है। तो ये थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। अगर तो आप लोग थक चुके हैं नौकरियों की तलाश में, इधर उधर फाइलें दे दे के, तो उसकी बजाय आप इन प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ। आप यूट्यूब चैनल बना लें, आप फाइवर पे काम कर लें, आप अपवर्क पे काम कर लें, आप महीने की ठीक ठाक अर्निंग कर लेंगे। ये थी मोटिवेशनल स्टोरी कि ये उन तमाम कामों की निस्बत यहाँ यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप नौकरियों के पीछे भागने के बजाय इस काम की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।